This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अल्सिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नक तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। जी बच्चे, लास्ट टाइम हम लोग लास्ट डे में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। चैप्टर 5 कॉस्ट, रेवेन्यू एंड फर्म स्ट्रक्चर। उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम कॉस्ट का एनालिसिस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या होती है और बेसिकली कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है, हर टाइप का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सी फिक्स होती है, कौन सी वेरिएबल होती है, कौन सी प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ती है, प्रोडक्शन के कम होने से कम हो जाती है, और कौन सी फिक्स रहती है। तो ये सभी पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा हो पाएगा कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव तो है ना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमने कल दो बातें पढ़ी थी। हमने कहा था या तो अपना रेवेन्यू बढ़ाओ या अपनी कॉस्ट कम करो। तो हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट को पढ़ना। उसमें हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट का और दूसरा इम्प्लिसिट कॉस्ट। और अब बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और वेरी लॉन्ग रन कॉस्ट में क्या फर्क है, और फिर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट, इनके डेफिनेशंस को बच्चे हम डिस्कस करें। फिर उसके बाद अगर हमें वक्त मिला तो हम टेबल भी ड्रॉ करेंगे और डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक होगा जी बच्चे? तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बताइए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अब रिसोर्सेज भी कहा जाता है। There are four factors of production. First one, land. Second one, labor. Third one, capital. Fourth one and the last one, organization, या इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है। ठीक है जी बच्चे? There are four factors of production. First one, land. Second one, labor. Third one, capital. Fourth one, organization or entrepreneurship. By using these factors of production, by using these
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके, इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। ये कितने रिसोर्सेज होते हैं? 4 रिसोर्सेज होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। अच्छा, अब हर एक का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, इनको हम वन बाय वन डिटेल डिस्कस करेंगे इन चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर में हमें इसका वर्ड यूज करना था, तो मैंने कहा पहले आपको पता तो होना चाहिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जो बात पढ़ी, पहली बात के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ये रिसोर्सेज कहलाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। ये तादाद में कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनके नाम क्या है? पहले का नाम लेबर, इसी तरह से लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा बच्चे, अब हम जरा डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली डेफिनेशन, शॉर्ट रन पीरियड। कौन सी डेफिनेशन पढ़ने लगे? शॉर्ट रन पीरियड। अच्छा बच्चे, एक ऐसा पीरियड जिसमें एटलीस्ट, एक ऐसा पीरियड जिसमें एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन फिक्स्ड। बच्चे, आपने कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं? 4। इनमें से कोई एक फैक्टर फिक्स रहे, एक से ज्यादा रह सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 1, लेकिन मोर देन 1 हो सकते हैं। एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स फिक्स। एक ऐसा पीरियड जिसमें कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहे, बाकी वेरिएबल हो जाए, ऐसे पीरियड को हम कहते हैं शॉर्ट रन पीरियड। क्या वर्ड बोलते हैं? शॉर्ट रन पीरियड। तो शॉर्ट रन पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहे और बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो। ऐसे पीरियड को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट रन पीरियड। अच्छा, अब जो शॉर्ट रन पीरियड के अंदर कॉस्ट इंकर होगी, उस कॉस्ट को क्या बोलेंगे? जरा जल्दी से बताएं, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, जल्दी कीजिएगा। शॉर्ट रन पीरियड में अकर होने वाली कॉस्ट को शॉर्ट रन कॉस्ट बोलेंगे बच्चे, शाबाश। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, इसकी कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं हम? रेंट, शाबाश। हम कैपिटल की भी दे सकते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। लेकिन अगर हम बात करें तो कैपिटल, रेंट की, कैपिटल से बेटर रेंट की एग्जांपल ले लेते हैं। अभी एग्जांपल्स मैंने हैंडआउट्स में लिखी हुई है काफी, अभी सिर्फ रेंट की एग्जांपल लेते हैं। आपने एक फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग रेंट पे ली और आपका एग्रीमेंट हो गया लैंडलॉर्ड के साथ कि भाई साल भर के लिए रेंट की अमाउंट फिक्स रहेगी।
आपने इस रेंट की अमाउंट को रिवाइज नहीं करना। हाँ, साल भर के बाद मैं इसके रेंट में 10% इंक्रीज ले आऊंगा। अब आप मुझे बताएं कि रेंट की अमाउंट कितने पीरियड तक फिक्स रहेगी? अच्छा, अब ये कौन सा पीरियड बन जाएगा? शाबाश, शॉर्ट रन पीरियड है ये, जिसमें एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स फिक्स। ठीक होगा जी बच्चे? अभी मैंने सिंपल सिंपल से एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया। ठीक होगा जी बच्चे? नेक्स्ट। अच्छा बच्चे, अब मैं पूरी डेफिनेशन जैसे मैंने पहले भी नहीं लिखी थी, अब भी नहीं लिखूंगा। लॉन्ग रन पीरियड में क्या होता है? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तमाम के तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। एक ऐसा पीरियड जिसमें जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, 4 फैक्टर्स पढ़े हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा पीरियड जिसमें तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होंगे, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होगा, सारे फैक्टर्स वेरिएबल होंगे, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होगा। ऐसे पीरियड को हम कहते हैं बच्चे लॉन्ग रन पीरियड। ऐसे पीरियड को बच्चे हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग रन पीरियड। जी तस्बीहुल्लाह, बच्चे इतना काफी है बच्चे? अच्छा बच्चे, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ बच्चे, इस पीरियड में अक्कर होने वाली कॉस्ट को क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइएगा बच्चे। शाबाश। ये कॉस्ट क्या कहलाएगी? लॉन्ग रन कॉस्ट। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, इसके बाद थर्ड वन, वेरी लॉन्ग रन पीरियड। अच्छा बच्चे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड होते हैं, या इसको अभी हम अगर कंफ्यूजन से बचाना चाहते हैं तो हम कहते हैं फैक्टर्स। सिर्फ वर्ड ही में फैक्टर्स लिख देता हूं, ठीक है ना? ऐसे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के ये इनसाइड हैं, इन्हें कहते हैं एंडोजीनियस
फैक्टर्स। और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ये और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, इन फैक्टर्स को कहते हैं एक्सो, क्या वर्ड बोलते हैं, एक्सोजीनियस फैक्टर्स। क्या वर्ड बोला जाता है, एक्सोजीनियस फैक्टर्स। और इनकी खास बात, ये फैक्टर्स नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, ये फैक्टर्स एंटिटी के कंट्रोल में भी नहीं होते, नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन। ये फैक्टर्स एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स में नहीं होते, एक्सोजीनियस फैक्टर्स हैं ये। ठीक हो गया ना बच्चे, यहां तक बात समझ में आ गई है। वो फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड, जिनको एंटिटी कंट्रोल भी कर रही है, वो एंडोजीनियस फैक्टर्स होते हैं। जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स है, एक्सोजीनियस फैक्टर्स, नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी भी होने चाहिए। अच्छा, अगर वो चेंज हो जाए, ठीक है जी बच्चे, दोज फैक्टर्स which are not in the control of the entity इसको मैं कह देता हूं दोज एक्सोजीनियस फैक्टर्स which are not in the control of the entity do vary। ठीक है जी बच्चे, फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं बच्चे, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी। जिस पीरियड में उसमें भी चेंज आ जाएगा, वो पीरियड कहलाएगा वेरी लॉन्ग रन पीरियड। ठीक है जी बच्चे, वो क्या कहलाएगा, वेरी लॉन्ग रन पीरियड कहलाएगा। तो पूरी डेफिनेशन क्या कहलाएगी, दैट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच those exogenous factors which are not in the control of the entity do vary is called very long run period। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिएगा, ये मैंने सिर्फ एक्सोजीनियस फैक्टर को यहाँ पे बताया। आपने कहना है दैट पीरियड ऑफ टाइम, क्या वर्ड बोलना है, दैट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच those exogenous factors which are not in the control of the entity do vary। वो एक्सोजीनियस फैक्टर्स जो एंटिटी के कंट्रोल में भी नहीं है वो बदल जाएं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज। ठीक है ना बच्चे, जी बच्चे, मुझे बताइएगा ये आपको तीनों बातें क्लियर हो गई हैं, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? ठीक होगा जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट।
टाइप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट है 7 टाइप्स, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन 7। वन बाय वन हमने इनको पढ़ा। कल प्लान तो हमने बना लिया था, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट, सबसे पहले किससे स्टार्ट कर रहे हैं? फिक्स कॉस्ट। जी बच्चे, फिक्स कॉस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? कोशिश करें या मैं आपकी हेल्प करूं? चले मैं आपकी हेल्प करता हूं। शाबाश। दैट डू नॉट वेरी या डू नॉट चेंज, ठीक है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। अगर आप इतनी बात लिख के आएंगे ना तो शायद आपको कोई भी नंबर ना मिले। जी मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश शुएब साहब। फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट which do not change, या इसे ये भी कहा जा सकता है which remains fixed। यहाँ पे हम कह रहे हैं which do not change, with the change with the change in production। क्या हो गया? जी with the change in प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट क्या है? एक ऐसी कॉस्ट जो चेंज नहीं होती प्रोडक्शन के चेंज हो जाने से। ऐसी कॉस्ट क्या कहलाएगी? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक आपने याद रखना है प्रोडक्शन के साथ हम कर रहे हैं। देखिए एक ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज ना हो, फिक्स कॉस्ट कहलाती है। जैसा कि अभी मैंने रेंट की बात की, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखिए ना, आपने एक फैक्ट्री रेंट पे ली, आपने उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन की, दिन रात ओवर टाइम लगा के प्रोडक्शन कर रहे हो। आपने लैंडलॉर्ड के साथ जितना रेंट एग्री किया उतना ही पे करना है ना। और अगर आपने कोई भी यूनिट नहीं बनाया, प्रोडक्शन की ही नहीं, क्या लैंडलॉर्ड को अब रेंट नहीं पे करेंगे? रेंट तो आप तब भी पे करेंगे। इसका मतलब है इस कॉस्ट का प्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी कॉस्ट कहलाती है फिक्स कॉस्ट। ठीक है ना बच्चे? इसी तरह से आपकी परमानेंट लेबर है, एक होती है कॉन्ट्रेक्चुअल, जिससे आप काम करवाएंगे तो वेज पे कर देंगे, और अगर काम ना हुआ तो कोई पैसे नहीं देंगे। एक है परमानेंट, वो आपकी है, आपके पास ही मौजूद है, आप काम करवाएं या ना करवाएं, बिठाए भी रखे, आपको उन्हें सैलरी पे करनी ही पड़ेगी। ये भी फिक्स कॉस्ट है। ठीक हो गया ना बच्चे? तो पहली टाइप हमने पढ़ी फिक्स कॉस्ट। इसको कैसे डिफाइन किया? हमने कहा फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के बढ़ने से या कम होने से चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट ही रहती है, फिक्स ही रहती है। ऐसी कॉस्ट को हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और इसकी एक एग्जांपल हमने डिस्कस की, रेंट। जी बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल्स काफी मैंने हैंडआउट्स पे लिखी है, आप देख सकते हैं। अच्छा बच्चे, अब दूसरी कॉस्ट साथ ही में रेफर कर रहा हूँ, एवरेज
फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जरा 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा। ये जो पीरियड की डेफिनेशन लिखी है ये डेफिनेशन नहीं है पूरी, मैंने सिर्फ हिंट लिखा हुआ है। इसमें याद रखना है टाइम पीरियड का जिक्र होगा, मैंने बार बार आपसे कहा है पहले भी, अब दोबारा भी सुन लीजिएगा। अगर हम कहते हैं ना डिवाइन करते हैं शॉर्ट रन पीरियड, तो हम कहेंगे कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहे, वो पीरियड कहलाएगा शॉर्ट रन पीरियड। अच्छा इसी तरह से लॉन्ग रन पीरियड में भी हम कहेंगे एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो, और लास्ट वन में भी मैंने यही समझाया आपको, एक ऐसा पीरियड जिसमें वो फैक्टर्स जो एक्सोजीनियस है, जो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, वो भी बदल जाए, वेरी लॉन्ग। और ये इसकी पूरी डेफिनेशन लिख दी मैंने आपके साथ, ठीक है जी बच्चे। अच्छा अब एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में जरा समझिए। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट ओवर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसको सिंपल यूनिट्स भी लिख दिया जाता है। सिंपल क्या लिख दिया जाता है? फिक्स कॉस्ट ओवर यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट के लिए एफसी और यूनिट्स के लिए क्यू। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, एक दफा मैं लिख देता हूं, बाकियों के लिए मैं तो सिर्फ बता दूंगा। आप कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फिक्स कॉस्ट टू units produced. It is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of fixed cost to units produced. ठीक हो गया जी बच्चे, डेफिनेशन की बात समझ में आ गई है। ये कहलाती है एवरेज फिक्स कॉस्ट, और ये पर यूनिट कॉस्ट बता रही होती है। क्या बता रही होती है? पर यूनिट कॉस्ट। मैं उसके एक एग्जांपल देता हूं बच्चे। अगर हमने फैक्ट्री रेंट पे ली और 10,000 रुपीज उसका रेंट है, हमने सिर्फ एक ही यूनिट बनाया, तो हम क्या करेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट है 1, 10,000 डिवाइडेड बाय 1, तो बताइएगा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी बनी? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी? 10,000। बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा बच्चे अगर हमने 2 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए, फैक्ट्री में 2 यूनिट्स बनाए, अब मुझे बताएं पर यूनिट कॉस्ट। शाबाश, बात समझ में आ गई ना कि टोटल कॉस्ट हमारी 10,000 है, यूनिट प्रोड्यूस किए 2, पर यूनिट कॉस्ट 5,000। शाबाश। और एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी क्या बता रही होती है? ऑन एवरेज पर यूनिट हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी बनी। जी बच्चे नेक्स्ट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को अब हमने डिफाइन करना, ठीक है ना बच्चे। अच्छा इसकी डेफिनेशन बताइएगा, वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं पूरी डेफिनेशन ना लिखूं, क्योंकि पता नहीं आज पेन स्किप कर रहा है।
जी बच्चे चल पड़े अब, ठीक हो गए बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी कॉस्ट विच वेरी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ाते हैं कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कम करते हैं कॉस्ट कम हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल ले, मुझे बताइएगा अगर मैं यूनिट ज्यादा बनाऊंगा तो मटेरियल कम लगेगा ना, ज्यादा लगेगा। तो जैसे मैंने प्रोडक्शन बढ़ाई, मटेरियल भी ज्यादा चाहिए, प्रोडक्शन के बढ़ने से मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ गई। कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, इसी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, जो डायरेक्टली इंगेज की जाती है प्रोडक्शन के साथ। ठीक है। अच्छा, इसी की तरह से अब मुझे बताइएगा यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी एक्सपेंस, यूटिलिटी बिल्स, क्या इनकी कॉस्ट बढ़ेगी? नहीं। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे हमने वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जी बच्चे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? इसको हम कहते हैं, शाबाश, बिल्कुल सही है। इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता चल गया इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। वेरिएबल कॉस्ट over unit produced. It is defined as the ratio of variable cost to unit produced. ये बच्चे हमें क्या बताती है? ये भी हमें पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद बच्चे फिफ्थ वन, जी आवाज में मसला नहीं है बच्चे, आवाज में मसला नहीं है, ये पेन चल नहीं रहा है, इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा बच्चे, फिफ्थ वन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बाद फिफ्थ वन टोटल कॉस्ट। कौन सी है टाइप? टोटल कॉस्ट की टाइप। टोटल कॉस्ट बच्चे इट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट। बिल्कुल ठीक हो गए, शाबाश।
and variable cost. Fixed cost and variable cost is equal to total cost. ठीक हो गया जी बच्चे। उसके बाद बचे 6th वन, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बच्चे, it is defined as the ratio of total cost to units produced. Total cost to unit produced. Total cost over unit produced. Total cost over unit produced. जी बच्चे ठीक हो गया। आपने स्क्रीन का कहा था, मैंने ऊपर कर दिए। जी बच्चे, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, बताएं जरा इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, वो भी बताएं बच्चे। एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसके दो फॉर्मूलाज हैं, याद रखिएगा। एक फॉर्मूला है ना टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस, दूसरा फॉर्मूला होता है एवरेज टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जी बच्चे, अब सबसे लास्ट वन, 7th वन, marginal cost. The change in total cost due to change in production the change in total cost due to change in production। ठीक हो गया। इसे ये भी कह सकते हैं कि एक अगला यूनिट, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से मेरी टोटल कॉस्ट में जितना चेंज आएगा वो चेंज कहलाएगा मार्जिनल कॉस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक फर्दर यूनिट प्रोड्यूस करने से मेरी टोटल कॉस्ट में जितना चेंज आए वो चेंज कहलाएगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला, इसके भी दो फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला ये है ना, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, एक दूसरा फॉर्मूला भी है बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट, जी 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 जी, ड्यू टू चेंज इन एडिशनल आउटपुट। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट, ये हमेशा वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होती है। बिल्कुल सही कहा जी, ये डेरिवेटिव होता है टोटल कॉस्ट। हो गया जी बच्चे। तो सातों डेफिनेशन बच्चे आपको समझ में आ गई हैं, टाइप समझ में आ गई हैं। पहले टाइप फिक्स कॉस्ट, जो प्रोडक्शन के चेंज हो जाने से चेंज ना हो। एवरेज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज हो जाए, प्रोडक्शन बढ़े बढ़ जाए, प्रोडक्शन कम हो जाए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसी तरह से टोटल कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट होती है। और एवरेज टोटल कॉस्ट रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट टू यूनिट प्रोड्यूस, या सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लास्ट वन मार्जिनल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट में चेंज ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन और ड्यू टू, शाबाश,
नेक्स्ट यूनिट की प्रोडक्शन से, एडिशनल यूनिट की प्रोडक्शन से टोटल कॉस्ट में जितना चेंज आए वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है, या वेरिएबल कॉस्ट में जितना चेंज आए वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। जी बच्चे, अब हम टेबल ड्रॉ करते हैं बच्चे। सबसे पहले बच्चे अच्छा जी बच्चे, उसके बाद अच्छा बच्चे, हम स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 तक मैंने कर दिया है, इसको मैं कम से कम 8 तक तो लेके जाना चाह रहा था। ठीक होगा जी बच्चे? अच्छा जी बच्चे, ये आपके सामने टेबल, ठीक है। साथ साथ मैं हिंट लिखता जाऊंगा, याद रखना है आपने। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स रहेगी, हम अज्यूम करते हैं 10 हमारी फिक्स कॉस्ट, 10, वो तो चेंज नहीं होगी प्रोडक्शन के चेंज होने से। और हमने ये भी एग्जांपल ली थी, जब कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे तब भी फिक्स कॉस्ट हमारी 10 ही है। तो ये याद रखिएगा, पहला नोट है ये, साथ साथ लिखते भी जाते हैं।
जब आपने कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया, जब आपने कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया, आपकी इस पॉइंट पे वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी जी? 0। जब आपने कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया तो बताएं मटेरियल कितना लगेगा। आप टेबल बनाते हैं, एक टेबल पे आपका मटेरियल यूज हो रहा है 10 रुपीज का, आपने कोई टेबल नहीं बनाया तो मटेरियल 0। शाबाश। अच्छा आप मुझे बताइएगा टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगी जब आपने कोई यूनिट नहीं बनाया? शाबाश, दैट इज फिक्स कॉस्ट। बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। ये बात अब मैं लिखने लगा हूं, ये याद रख लीजिएगा। एट जीरो आउटपुट टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है? फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है? फिक्स कॉस्ट की। ये 2 दफा एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड वन, ये एग्जाम में 2 दफा आ चुकी हुई है। अच्छा बच्चे, अब आपने फिल इसको नहीं करना, मैंने मार्जिनल कॉस्ट से बाकी टेबल मुकम्मल करना। क्या करना है? मार्जिनल कॉस्ट से बाकी टेबल मुकम्मल करना है। मैं मार्जिनल कॉस्ट लिखने लगा। फाइव फोर टू डिक्रीज की, फिर उसके बाद इंक्रीज किया 4, इसको 7 करते हैं। ठीक है जी। अब इस फिगर से पूरे का पूरा टेबल हमने मुकम्मल करना है। अब आप लोगों ने मेरी इसके साथ मदद करनी है। एग्जाम में आपको कोई भी कॉलम प्रोवाइड कर दिया जाएगा और कहा जाएगा टेबल का कुछ हिस्सा बना दो, एग्जामिनर मेंशन कर दे। जैसे लेट्स सपोज मार्जिनल कॉस्ट प्रोवाइड करके कह दे कि वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करके दो, वेरिएबल कॉस्ट प्रोवाइड कर दे और कह दे कि मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करके दो, फिक्स कॉस्ट की इंफॉर्मेशन भी दे दे, टोटल कॉस्ट का कॉलम प्रोवाइड कर दे और कहा जाए कि जी मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करके दो या वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करके दो, तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है जी बच्चे। नहीं बच्चे, ये मैंने असम्पशन ली है, मैंने खुद से ली है जानबूझते। ये इंक्रीजिंग होनी शुरू हो जाती है बात। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब वेरिएबल कॉस्ट, हमने सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। जब कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वेरिएबल मार्जिनल कॉस्ट 0। ठीक है जी बच्चे। अच्छा अब ये जो अगली बात है ये मैं लिखने लगा हूं, वो भी देख लीजिएगा। जब फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस किया जाएगा तो उस पर मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती है। बताएं जरा वेरिएबल कॉस्ट की फिगर। शाबाश।
अब नेक्स्ट बच्चे आपने क्या करना है, इस 5 और इस 4 इन दोनों को सम करके लिखना है। 5 + 4 करें। थर्ड यूनिट पे आपने कैलकुलेट करके बतानी है वेरिएबल कॉस्ट की फिगर। अब आपने मुकम्मल करवानी है ये फिगर। 11 शाबाश। आगे भी फिल करो ना। नहीं नहीं, आगे 22 नहीं बन रहा, 15। 11 + 4 शाबाश। 15 + 7 जी। नेक्स्ट फिगर आप बताओ, जल्दी करो। 33 बिल्कुल ठीक हो गया जी। 49 और नेक्स्ट 72 बिल्कुल ठीक हो गया। अब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना कोई मुश्किल बात है आप लोगों के लिए? बताएं। 15, 19, 21, 25, 32, 43, 59 और 82। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट बताओ जी। फर्स्ट यूनिट की कोई फिगर नहीं। 10 को 0 से डिवाइड करेंगे। अब 10 को 1 से, 10 को 2 से, 10 को 3 से, 10 को 4 से, 10 5 से, 10 को 6 से, 10 को 7 से। ये मुझे फिगर बताइएगा ये क्या बन रही है? 1.14 बन रही है। और लास्ट वन 10 को 8 से डिवाइड करना है। ठीक होगा जी बच्चे। अब वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करके बताइएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट यूनिट की नहीं है। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा जी। वेरिएबल कॉस्ट 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 19 डिवाइडेड बाय 2 सॉरी 9 डिवाइडेड बाय 2, 11 डिवाइडेड बाय 3, 11 डिवाइडेड बाय 3 जी। 15 डिवाइडेड बाय 4, 22 डिवाइडेड बाय 5, जी। नेक्स्ट 33 डिवाइडेड बाय 6, 49 डिवाइडेड बाय 7, 72, 9। ठीक होगा जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट 15, 9.5, 7, 6.25 फिगर बन रही है।
6.40, 7.17, 8.42, 10.25। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये टेबल में बच्चे बहुत सारी बातें हमने डिस्कस करनी है टेबल में, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस यहाँ तक जो कैलकुलेशन है वो समझ लेनी है। बाकी हम टेबल से जो चीजें डिस्कस करेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे कल इंशाल्लाह, उसको मैं नोट डाउन भी कर। ठीक है जी बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।